आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत। आज का विषय लेकर के आया हूँ। आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सब्जेक्ट चल रहा है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आज का विषय है भारत में हस्तशिल्प एवं वेशभूषा। भारत में हस्तशिल्प एवं वेशभूषा के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य है स्मरणीय तथ्य। जानकारी से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपना अखंड भारत चैनल। तो ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट के साथ बताया जाएगा, सभी पॉइंट मेन पॉइंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल से ही भारत हस्तशिल्प के मामले में समृद्ध रहा है तथा विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने में कामयाब रहा है। भारत भारत रेशम मार्ग के रास्ते अपने इन हस्त निर्मित उत्पादों को यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और आदि देशों को निर्यात करता था। भारत पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग शिल्प, तकनीक एवं वस्त्र निर्माण कला से परिचित थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों में शिल्प उद्योग से जुड़े विशिष्ट समूहों जैसे ताम्रकार हो गए, स्वर्णकार हो गए, जिसे सोनार कहा जाता है, पत्थर तराशने वाले लोग हो गए, ईंट निर्माता हो गए, बुनकरों, मिट्टी से विभिन्न वस्तुओं को बनाने वालों आदि के संबंध में जानकारी मिलती है सिंधु सभ्यता से। आगे स्टॉप। चनहुदड़ो इस कला में जो एक स्थल है, चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, चनहुदड़ो इस कला में शिल्प उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ मोती निर्माण, सीपी काटने, मुहरों का निर्माण, धातु कार्य आदि किए जाते थे। ये हो गया सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। आगे मौर्य काल का बात करते हैं। पॉइंट, मौर्य शासकों के शासनकाल में राजनीतिक एकता एवं शक्तिशाली केंद्रीय शासन की बदौलत व्यापार वाणिज्य में उन्नति हुई तथा इससे शिल्पियों को भी प्रोत्साहन मिला। मौर्य काल में संगम काल। पॉइंट, संगम काल में वस्त्र की बुनाई से संबंधित कार्य प्रमुख रूप से किए जाते थे। इसके अतिरिक्त रस्सी जो बनती है, रस्सी बंटने, हाथी दांत की वस्तुएं बनाने, सोने के आभूषण बनाने की कला में इस काल के लोग दक्ष थे। संगम काल के लोग दक्ष थे। अगला स्टेप, आगे बात करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में कला की विविधि। तो यहाँ पे गुप्त काल में जब जाते हैं तो गुप्त काल में कला की विविध विधाओं में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है। अनेक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की उन्नतियां देखने को मिलती है, जैसे वस्त्र निर्माण, स्थापत्य कला, जैसे चित्रकला एवं मृदभांड कला आदि। मिट्टी से संबंधित बनाई जाने वाली वस्तुओं में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलता है गुप्त काल में। स्टॉप। गुप्त काल में चित्रकला अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान थी। इस युग में निर्मित चित्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं तथा मध्य प्रदेश के बाघ की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। गुप्त काल में चित्रकला। स्टॉप। आगे अगला काल सल्तनत काल में चलते हैं। सल्तनत काल में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई। सल्तनत काल में जो है वस्त्र निर्माण में के क्षेत्र में तीव्र तेजी से वृद्धि देखी गई। इसका कारण था, क्या कारण था? इसका कारण था बुनने वाले पहिए एवं सूत कातने के यंत्रों तथा बुनाई के यंत्रों का आगमन रहा सल्तनत काल में। वहीं आगे मुगल काल। तो मुगल काल में कागज एवं सूती वस्त्र उद्योग काफी उन्नत अवस्था में थे। कागज की उपलब्धता के कारण चित्रकारों के लिए अभ्यास करना
आसान हुआ और उनकी कला में निखार आया। अभ्यास जब कर रहे थे तो उनकी कलाओं में और भी निखार आया। कलाकारों की कलाओं में सूती वस्त्रों के निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे मुगल काल में। आगे आगरा, जैसे इसमें आगरा है, बनारस है, पटना है, जौनपुर है, बंगाल है, मालवा आदि शामिल हैं। तो ये हो गया यहाँ पे मुगल काल में। आगे चलते हैं अगले युग में। तो भारत है, स्टॉप, आगे नया पॉइंट है, ध्यान दीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की अधिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कर दिया। भारत में लकड़ी के शिल्प बनाने की प्राचीन परंपरा रही है तथा वर्तमान समय में भी यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। कुशल कारीगरों द्वारा लकड़ी के टुकड़ों को विभिन्न आकार देकर खूबसूरत हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाई जाती हैं भारत में लकड़ी के प्रयोग में। वहीं आगे ओडिशा की काष्ठ कला पर बंगाल, वर्तमान पश्चिम बंगाल में, तो काष्ठ कला पर बंगाल एवं दक्षिण भारत की काष्ठ कला का प्रभाव देखने को मिलता है। ओडिशा के अंतर्गत आगे केरल में बताते हैं। तो केरल में लकड़ी नक्काशी की समृद्ध परंपरा है। यहाँ के मंदिर एवं चर्च लकड़ी के शिल्प के प्रचुर इस्तेमाल की गवाही देते हैं। तो यहाँ का जो मंदिर चर्च है, काफी मात्रा में लकड़ी शिल्प का यहाँ पे प्रयोग हुआ है भारी मात्रा में। आगे राजस्थान में गणगौर उत्सव के समय लकड़ी की बनी गणगौर की मूर्तियों की पूजा का प्रचलन है। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान में गणगौर उत्सव के समय लकड़ी की बनी गणगौर की मूर्तियों की पूजा का प्रचलन है राजस्थान में। स्टॉप। वहीं आगे बात करते हैं मुगल शासनकाल के दौरान गुजरात क्षेत्र में की जाने वाली लकड़ी की नक्काशी में देसी एवं मुगल शैली का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। मुगल शासनकाल में के दौरान जो मिश्रण देसी और मुगल शैली का प्रयोग हुआ है। आगे पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर तथा वाराणसी काष्ठ कला के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सहारनपुर लकड़ी नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर, ये जो सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में आता है, लकड़ी नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बताया। अब वहीं पे आगे कर्नाटक है, शीशम की लकड़ी से बनाई जाने वाली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है कर्नाटक राज्य। अगला शब्द बस्तर काष्ठ शिल्प के अंतर्गत मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचर त्योहारों एवं देवी देवताओं, जीव जंतुओं व साज सज्जा से संबंधित कलाकृतियां बनाई जाती हैं। कहाँ? बस्तर काष्ठ शिल्प के अंतर्गत। वहीं पे आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंडाला क्षेत्र में निवास करने वाली गोंड एवं बैंगा जनजाति अपने घरों के दरवाजों के लिए कलात्मक चौखटों, दरवाजों, चौकियां एवं संगीत वाद्य यंत्र के निर्माण में काष्ठ कला का उपयोग करती हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो ये जनजाति है, गोंड बैंगा जनजाति। वहीं आगे पॉइंट, हाथी दांत के प्रयोग से उत्तर प्रदेश में बुद्ध एवं कृष्ण की मूर्तियां एवं पश्चिम बंगाल में दुर्गा की प्रतिमा, दिल्ली में आभूषण, राजस्थान एवं गुजरात में चिड़िया तथा केरल में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। किससे? तो यहाँ पे हाथी दांत से। तो यहाँ पर पॉइंट है, अगले पॉइंट पर आइए, ध्यान दीजिए। हड्डी एवं सींग है। हस्तशिल्प का जन्म ओडिशा में हुआ है। ये जो है हड्डी
एवं सींग हस्तशिल्प का जो जन्म है माना जाता है वो ओडिशा में हुआ है। यहाँ हड्डी एवं सींग, जो जानवरों का सींग होता है, हड्डी एवं सींग से पशु पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हड्डी सींग के बारे में बताया गया ओडिशा के अंतर्गत। आगे चलते हैं भारत में। तो भारत में टोकरी एवं चटाई बुनाई एक प्रमुख कला है भारत में। टोकरी एवं चटाई बनाने के लिए बांस से वेत ताड़, यानी बांस के वेत के ताड़ के पत्तों में यहाँ पे सरकंडों आदि का प्रयोग किया जाता है भारत में टोकरी चटाई की बुनाई के लिए। भारत में धातु शिल्प के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो भारत में धातु शिल्प के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो कौन कौन से केंद्र हैं? तो यहाँ पर वाराणसी है, टोकमगढ़ है, मुंबई है, भुज है, चेन्नई है, तिरुचिरापल्ली है, तंजावुर आदि शामिल है। तो भारत में धातु शिल्प के महत्वपूर्ण केंद्र हैं ये सब, जैसा कि आगे बताया। वहीं आगे बात करते हैं मृदभांड। तो यहाँ पे मृदभांड के निर्माण की भारत में प्राचीन परंपरा रही है। मृदभांड की प्राचीन परंपरा भारत में रही है। प्राचीन काल में चाक एवं साँचे के प्रयोग से इसका निर्माण किया जाता था। इसका तो मृदभांडों का आगे तथा आग में पकाकर इसे मजबूती प्रदान की जाती थी। जो लकड़ी का निर्मित जो बर्तन होता है, वस्तुएं होती हैं, इन्हें आग की भट्टियों में तपा करके इसे मजबूती प्रदान किया जाता है मृदभांड को। आगे राजस्थान में आइए। तो राजस्थान का जयपुर मिट्टी से बनने वाले कलात्मक मटकों एवं सुराही के लिए काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य भारत के अंतर्गत जो जयपुर का क्षेत्र है, शहर है। जयपुर कुल्हड़ निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात है। ये जो जयपुर है ये कुल्हड़ निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात है। जयपुर की ब्लू पाटरी कला 200 वर्षों से अधिक पुरानी है तथा यह विश्व विख्यात है। क्या? तो यहाँ पे ब्लू पाटरी कला 200 वर्षों पुरानी है और ये विश्व विख्यात है जयपुर की। आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश से स्थित खुर्जा, उत्तर प्रदेश में खुर्जा आता है, एक क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश से स्थित खुर्जा अपने परंपरागत चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण से संबंधित प्रसिद्ध स्थल है। तो उत्तर प्रदेश स्थित खुर्जा अपनी परंपरागत चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण से संबंधित प्रसिद्ध स्थल है, उत्तर प्रदेश का खुर्जा क्षेत्र। आगे चलिए राजस्थान में। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित मोलेरा गांव, जो मोलेरा गांव आता है, ग्राम है, टेराकोटा के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित मोलेरा गांव जो आता है, किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे टेराकोटा के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलिए तंजावुर में चलते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं तंजावुर में टेराकोटा से निर्मित की जाने वाली गुड़िया विश्व प्रसिद्ध है तथा इसे भौगोलिक उपदर्शन का दर्जा प्राप्त है। तो ये हो गया तंजावुर के अंतर्गत बताया गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भारत के अंतर्गत यहाँ पर भारत में आभूषण लगभग हर धर्म से जुड़ी परंपराओं का अभिन्न अंग है। भारत में हर एक परंपराओं से जुड़ा हुआ अभिन्न अंग है आभूषण। साथ में रीति रिवाजों, भावनाओं एवं महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक भी है ये आभूषण। तो भारत के अंतर्गत आभूषण के बारे में एक स्टेप बताया यहाँ पर। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार से विविधताएं पाई जाती हैं। हर एक क्षेत्र में वहाँ का महत्व, परंपरा शामिल है। भारत के अंतर्गत हर एक परंपरा का, हर एक जाति के अंतर्गत उसका अपना एक महत्व है। और कुछ परंपराएं वैसे ही बन गई जो आज भी चलती आ रही हैं। और कुछ परंपराओं की बात करें तो कुछ परंपराएं जो सत्यता को दर्शाती हैं वही परंपरा कहलाती हैं। तो यहाँ पर
महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताया गया है। तो स्मरणीय तथ्य था, महत्वपूर्ण तथ्य था, मेन पॉइंट रहा यहाँ पे। पॉइंट के माध्यम से भारत के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में आभूषण, वस्तु, धातु, निर्माण, कलाकृतियाँ, ये सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट के माध्यम से बताया गया है। एक प्रकार से प्रश्न की तरह उसे उत्तर दिया गया है यहाँ पर। तो भारत में हस्तशिल्प एवं आभूषण के अंतर्गत इतना स्टेप को यहाँ पे बताया गया। भारत में हस्तशिल्प एवं आभूषण। तो आज का ये विषय पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।